Okay, this is Rahul Senthia. Right now, we are going to discuss 12th computer science with C++. Okay, so let me start first unit revision tour. You know, जिन्होंने 11th क्लास में पहले से पढ़ा हुआ है उनको पता होगा रिवीजन टूर जो 11th क्लास में C++ में जो दिया हुआ था उसी का ही रिवीजन है और इसका वेटेज काफ़ी होता है, लगभग 12 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग. सो C++ इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट डेवलप्ड इन एटी एंड टील बेल लेबोरेटरीज in 1979 बाय बिजार्ने स्ट्रॉप. ओके, सो बिजार्ने स्ट्रॉप ने इसको 1979 में डेवलप किया था. ये सक्सेसर वर्जन किसका है? सी का. ओके, इट मीन्स सी में प्रोसेसर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बट सिमुला 67 क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उस टाइम पे. तो बिजार्ने स्ट्रॉप ने क्या किया था, दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके उन्होंने एक न्यू लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की जिसका नाम क्या है? C++. ओके, सो सिमुला 67 से लिया गया था किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स. ओके, एंड सी की यूज की थी लाइब्रेरी. ओके, सो सक्सेसर वर्जन को क्या बोला गया? C++. ओके, ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसका मतलब ये होता है कि अगर स्मॉल लेटर है उसको अलग कंसीडर किया जाएगा और कैपिटल लेटर की वैल्यू अलग कंसीडर की जाएगी. ओके, बिकॉज ये आस्काई कोड को प्रेफर करती है जो 256 उसमें क्या होते हैं? कैरेक्टर सेट होते हैं. तो उनमें से ए की वैल्यू उधर अलग होती है और कैपिटल ए की वैल्यू अलग होती है. स्मॉल और कैपिटल ए में डिफरेंस होता है. ओके, तो यही होता है इसमें केस सेंसिटिविटी. ओके, सो इसके कैरेक्टर सेट की बात करें तो ये 0 to 9 डिजिट लेता है और अल्फ़ाबेट्स A to Z कैपिटल एंड A to Z स्मॉल लेटर. उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, इनमें स्पेशल ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं और बाकी के सिंबल्स होते हैं. ओके, तो ये टोटल 256 सिंबल्स होते हैं आस्काई कोड में. तो उसको ये क्या करता है? प्रेफर करता है. और टोकन्स की बात करें तो टोकन्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टोकन होते हैं. और टोकन्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे हम कीवर्ड्स में कुछ को डिवाइड करते हैं, किसी को आइडेंटिफायर में, किसी को लिटरल्स में, किसी को ऑपरेटर्स में. तो अब सबसे पहले हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं. कंपाइलर एक स्पेशल मीनिंग्स रखता है रिजर्व, अगर हमने उसको आइडेंटिफाई यूज नहीं कर सकते. कीवर्ड्स प्री डिफाइन होते हैं और वो जैसे कि जैसे हैं उनको हमको यूज करना रहता है. और बाकी इनकी वैल्यू एक स्पेशल वैल्यू होती है जिसको कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है. ओके, और आइडेंटिफायर ये होते हैं, जैसे हम वेरिएबल्स वगैरह का नाम ले रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे सपोज हमने फंक्शन बनाया तो फंक्शन के नाम वगैरह हमने डिक्लेयर करना है तो आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कोई भी नाम दे सकते हैं जो यूजर डिफाइन होता है. ओके, और इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे हम फंक्शन का एक आइडेंटिफायर दे रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शन नेम दे रहे हैं, वही आइडेंटिफायर होता है. वेरिएबल्स का नेम दे रहे हैं, वो आइडेंटिफायर होता है. क्लास का नाम दे दिया, सपोज हमने क्लास बनाई ग्रुप मेंबर और स्टूडेंट्स वगैरह की, तो ये सब आइडेंटिफायर होते हैं. ओके, तो आइडेंटिफायर के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं. इसका फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर ऑलवेज अल्फ़ाबेट होना चाहिए, फर्स्ट लेटर. रिजर्वर कैन नॉट बी टेकन एज आइडेंटिफायर. ओके, जैसे कीवर्ड्स वगैरह जो हैं उनको हम आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते. नो स्पेशल करेक्टर इन द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर में स्पेशल करेक्टर का यूज नहीं होता, सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा बाकी किसी का भी हम स्पेशल करेक्टर्स का यूज नहीं करेंगे. ओके, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले टोकन्स में कीवर्ड्स देखे थे. कीवर्ड्स में भी जैसे हमने एग्जांपल नहीं यूज़ के दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल में हम इंट वगैरह दे सकते हैं, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कैरेक्टर टाइप्स, जो कीवर्ड पहले से दिए हुए हैं. और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, उनको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे जाके. ओके, नाउ वी मूव लिटरल्स. जैसे हमने इंटीजर्स इंट एक्स डिफाइन किया और इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10. ओके, तो एक्स को हमने वैल्यू 10 असाइन की है और एक्स किस तरह का वेरिएबल्स है? इंटीजर टाइप का. इंट ये यहाँ पे कीवर्ड है, एक्स क्या है? ये
एक्स आइडेंटिफायर है और 10 क्या है, वैल्यू असाइन की गई है। ओके ओके, ऐसे ही हमने इंटीजर्स लिटरल्स देख लिए, इंटीजर के बाद फ्लोट लिटरल्स देख लिए, उसके बाद करेक्टर्स में केयर यूज़ करके ए करेक्टर्स को ले लिया। ओके, यहाँ पे भी एक्स क्या है, एज आइडेंटिफायर है, केयर क्या है, डेटा टाइप है, और ए उसको वैल्यू असाइन की गई है। स्ट्रिंग में जैसे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट है उसका आयो स्ट्रीम का, तो उसमें हमने वेलकम डाल दिया डबल कोड में, ये एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कीजिएगा। ओके, नाउ वी मूव ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में भी जैसे अर्थमेटिकल्स ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस डिवाइड एंड मॉडुलस। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल होता है, इक्वल इट मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम इसकी बात करते हैं इक्वल इक्वल की, तो वो क्या रिलेशनल में आ जाता है। अब उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस माइनस माइनस, इंक्रीमेंट करने के लिए, डिक्रीमेंट करने के लिए माइनस माइनस। अगर हम प्लस प्लस आगे लगाते हैं किसी भी वेरिएबल से कहीं पे भी, तो वो क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। अगर हम बाद में लगाते हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट है। ओके, ऐसे ही प्री डिक्रीमेंट होगा, प्री पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। अगर माइनस माइनस पहले लगाएंगे तो प्री डिक्रीमेंट, और बाद में लगाते हैं तो क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट। अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह ये सारी चीज़ क्या आते हैं, नॉट इक्वल वगैरह, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं। लॉजिकल में एंड और नॉट, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। उसके बाद कंडीशनल की बात करते हैं तो ये कंडीशनल ऑपरेटर्स है, ये स्पेशल ऑपरेटर है, इसका भी हम यूज आगे देखेंगे। अब वही दिया हुआ है, अगर हमने प्लस प्लस आगे लगा दिया तो पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा, बाद में लगाया तो सॉरी, अगर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट करना है तो क्या करना है, हमको बाद में लगाना है, और प्री इंक्रीमेंट करना है तो हमको पहले लगाना है। ओके, वही चार सारी चीज़ दी हुई हैं। यूनिटरी ऑपरेटर्स वगैरह जो ये यूनिटरी ऑपरेटर्स में भी आते हैं, यही इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, मल्टीपल के लिए स्टार का यूज़ करेंगे, डिवाइड के लिए स्लैश का यूज़ करेंगे, मॉडुलस के लिए हमने परसेंटेज का यूज़ करेंगे, ऐड सबसेक्ट के लिए ये सारी चीज़ यूज़ करेंगे। धीरे धीरे इन सबको देख सकते हैं। इक्वल नॉट इक्वल के लिए ये वाला सिम्बल्स यूज़ करेंगे, एंड लॉजिकल एंड वगैरह और वगैरह ये सारे दिए हुए हैं, कंडीशनल वगैरह। तो सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे। ओके, अगर हमें वैल्यू असाइन करना है किसी भी दूसरे वेरिएबल्स को, तो हमें इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करना है। इक्वल अगर हम वैसे अगर उसको करना है, इक्वल जो मीन होता है, उसके लिए हमने डबल इक्वल यूज़ करना है। ओके, अगर सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं तो वैल्यू असाइन का ये सिंबल्स होता है। ओके, पंचुएशंस के लिए हम सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। ओके, बाकी स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस भी यूज़ करेंगे, हैश भी यूज़ करेंगे। ये सारे पंचुएशंस होते हैं। सिंबल सेमीकोलन और कॉलन भी यूज़ करेंगे। ओके, डेटा टाइप में आ जाते हैं। डेटा टाइप में क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप स्पेसिफायर टू क्रिएट द मेमोरी ब्लॉक ऑफ सम स्पेसिफिक साइज एंड टाइप। सी प्लस प्लस ऑफर्स टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। अब जैसे फंडामेंटल डेटा टाइप को हमने डिवाइड किया टू कैटेगरीज में, फंडामेंटल एंड ड्राइव डेटा टाइप में। तो फंडामेंटल में जैसे हमने अगर बात करते हैं तो करेक्टर्स और इंटीजर्स, फ्लोट, वॉइड, ये सारे फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं। अगर उसके बाद हम ड्राइव डेटा टाइप की बात करेंगे तो जैसे हमने बहुत सारे इंटीजर्स या फिर एक ही जो सिमिलर डेटा टाइप है उसका ग्रुप बना लिया, एज ए अरे कहलाएगा। उसके बाद फंक्शंस में भी हमने बहुत डिफरेंट डेटा टाइप को यूज़ किया है एक फंक्शन के अंदर में, तो फंक्शंस भी को है ड्राइव डेटा टाइप हुआ। क्लास इज ऑल्सो डेटा टाइप एंड यूनियन इज ऑल्सो ड्राइव डेटा टाइप, सारे ड्राइव डेटा टाइप हैं ये। ओके, और डेटा टाइप कन्वर्जन पे आ जाते हैं। तो डेटा टाइप कन्वर्जन में दो तरीके से हम करते हैं। एक होता है इम्प्लीसिट कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग जिसको बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो हम आगे एग्जांपल लेंगे टाइप कास्टिंग का, इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का। कन्वर्जन और कास्टिंग एक ही बात होता है। उसके बाद हम वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। तो वेरिएबल्स हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मेमोरी ब्लॉक में क्या करता है, सर्टेन साइज को रिजर्व कर देता है उसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए, एंड इट्स वी कैन चेंज दैट पर्टिकुलर वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हम वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे। ओके, सेम कांस्टेंट भी वही चीज़ होती है, बट इसका वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। वी कांट चेंज वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। जैसे सपोज हमने पाई को वैल्यू पहले से असाइन कर दिया 3.14, तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट में हमने डाल दिया है, तो इसकी वैल्यू
पी आई की वैल्यू मतलब पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अब इसके लिए हमें सिंपल सा एक कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं और पी आई करके उसका आइडेंटिफायर यूज करेंगे और उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। ओके, नाउ वी मूव सी आउट। सी आउट इट मीन्स ये आयो स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होता है, जो आयो स्ट्रीम जो हेडर फाइल के हेडर फाइल हम जिसे इंक्लूड करते हैं उसका ये ऑब्जेक्ट होता है। ओके, ये क्या करता है, कंसोल आउटपुट प्रोवाइड करता है, मतलब मॉनिटर पे डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा। अगर हमने कोई मैसेज अगर देना है तो हमें सी आउट में ही देंगे, तो क्या है वो कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, सेम सीन की बात करते हैं। सीन क्या करेगा, सीन इनपुट लेगा, जैसे हमने कीबोर्ड से इनपुट देना है, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से अगर हमको इनपुट देना है तो सीन का यूज़ करेंगे। कंसोल इनपुट ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम आई स्ट्रीम डॉट एस हेडर फाइल। ओके, अगर हम कमेंट करते हैं तो कमेंट होती है सिंगल लाइन कमेंट होती है, मल्टी लाइन कमेंट होती है। डबल स्लैश यूज करेंगे तो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगी, और मल्टी लाइन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्लैश स्टार और डॉट जो भी कुछ है सब उसके अंदर लिखने के बाद उसके बाद क्लोज करना है स्टार और स्लैश से। ओके, कास्केडिंग की अगर हम बात करते हैं, कास्केडिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं इनपुट सीन और सी आउट में, कास्केडिंग ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कंट्रोल में हम नेक्स्ट उसके एग्जांपल ड्रॉ करेंगे और उसको धीरे धीरे समझाएंगे, जिसमें इफ़ एल्स वगैरह और इफ़ एल्स इफ़ और बाकी के लूप्स वगैरह उन सबको डिस्कस किया जाएगा। नाउ वी मूव कुछ हेडर फाइल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज हैं जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं। जैसे हम बात करते हैं आयो स्ट्रीम डॉट एच। आयो का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। एच क्या है, एक्सटेंशन है हेडर फाइल के लिए। तो डिफाइंस करते हैं इसमें स्ट्रीम क्लासेस और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, नाउ वी मूव stdio डॉट एस। stdio डॉट एस होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसमें क्या है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो भी कुछ है हेडर फाइल में पहले से ही हम जैसे प्री रिजर्व चीज़ें रखते हैं उनको बाद में प्रोग्रामिंग में यूज़ कर लेते हैं। अब सी टाइप डॉट एस की बात करें तो ये करेक्टर से टेस्टिंग के लिए यूज होता है। स्ट्रिंग डॉट एस स्ट्रिंग ऑपरेशंस वगैरह के लिए यूज होता है, जैसे अपर स्ट्रिंग करना है, लोअर स्ट्रिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, और कौन से कर्सर को किस स्ट्रिंग पे कौन सी लाइन पे पहुँचाना है, तो उसमें स्ट्रिंग का कॉपी करना है, उसके बाद कट करना है, ये सारी चीज़ स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं, वो स्ट्रिंग डॉट एस हेडर फाइल का यूज करने के बाद हम यूज करेंगे। बाकी का मैथ डॉट एस की बात करते हैं तो मैथमेटिकल फंक्शन सच है जैसे साइन और कॉस वगैरह, और बाकी के जैसे भी स्क्वायर रूट वगैरह सारी चीज़ें आती हैं वो किस में आती हैं, मैथ डॉट एस हेडर फाइल के अंदर में आती हैं। नाउ वी मूव std live डॉट एच यूटिलिटी होती है फंक्शंस एज अ मैलॉक एंड रैंडम फंक्शन के लिए हमें हमेशा ये वाली हेडर फाइल यूज करना रहती है। ओके ओके, नाउ वी मूव सेम वही दिया हुआ है, सब कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो सारे दिए गए हैं, इज़ अल्फ़ा वगैरह ये सारे फंक्शंस दिए गए हैं। एक बार रीड करना है, उसके बाद हम धीरे धीरे जब बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे समझाएंगे तो धीरे धीरे सारे फंक्शनों की यूटिलिटी बता देंगे और धीरे धीरे उनका यूज बताएंगे, जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद बाकी के जो प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उन सारा का यूटिलाइजेशन यहाँ पे नेक्स्ट में देख लेंगे। नाउ वी मूव एरे कलेक्शन ऑफ द सिमिलर होमोजीनियस डेटा टाइप। इट मीन्स सपोज हमने इंटीजर टाइप का बहुत सारी चीज़ें ले ली, तो इंटीजर टाइप का, बट हम इंटीजर में फ्लोट वगैरह अदर डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स ये, और दूसरे इसकी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है। सपोज एरेज के लिए ब्लॉक बना दिया हमने, 10 इंटीजर्स को लेना है तो 10 इंटीजर सपोज 2 बाइट का है तो 2 बाइट के 10 हो गए, इट मीन्स 20 बाइट का अरे हो गया। ओके, बट इसमें हमने फ्लोट वगैरह को नहीं ऐड कर सकते, एक ही अरे में ओनली सिंगल सिमिलर डेटा टाइप का ही कलेक्शन होता है। अरे होमोजीनियस ही डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। ओके, सपोज हम अब एरे कैसे करेंगे, जैसे सपोज हमने एरे को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हमने सपोज इंटीजर टाइप का टाइप डिक्लेयर करेंगे, डेटा टाइप उसका क्या होना चाहिए, उसके बाद उसका साइज वगैरह जो भी नाम देना है वो सब चीज़ दे सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट इसका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट सपोज इसमें जैसे हम बताते हैं जैसे इंटीजर हमने इंट लिखा
उसके बाद उसको आइडेंटिफायर के लिए उसका सिंबल्स यूज किया, जो भी उसका नेम देना है, उसके बाद उसका साइज बताना है। इस तरीके से हम एरे डिक्लेयर करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरे डिक्लेरेशन में, ओके। एरे के लिए स्ट्रिंग ऑफ द करेक्टर्स की एरे के लिए हमने कैर लिया, एस लिया, 80 उसको साइज दे दिया, और हमने उसको वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए डबल कोड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिख के डबल कोड बंद करके टर्मिनेट कर दिया। एरे भी 2 डायमेंशनल भी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, ओके। ये किस में आते हैं? सारे ड्राइव डेटा टाइप में आते हैं। नाउ वी मूव फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है? इसका रीयूजेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फंक्शन का, और रीयूजेबिलिटी के लिए। सपोज हमने एक एडिशन मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना लिया, अब हमें प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की नीड पड़ी, तो हमको बार बार उसको फंक्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कीजिए, अपना ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, ख़त्म कीजिए काम, उसके बाद उसको रिलीज कर, मतलब अपने आप उसका काम हो जाए। उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा फंक्शन, ओके। नाउ वी मूव फंक्शन में, जैसे हमने उसके पैरेंथेसिस में फंक्शन के लिए, जैसे हमने कोई फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वॉइड मैन की अगर बात करते हैं, ये क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन, मेन फंक्शन है, तो उसमें पैरेंथेसिस में कुछ भी हम पास नहीं करते। अगर हम पैरेंथेसिस में पास करने लगते हैं तो वो क्या, उसके क्या रहते हैं? पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो पैरामीटर्स हम दो तरीके से पास कर सकते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स। वो हम आगे एक फंक्शंस का प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन करेंगे, ओके। लोकल वेरिएबल्स में आ जाते हैं। वेरिएबल्स, इसका स्कोप ओनली एक, सपोज एक फंक्शन में वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका स्कोप ओनली फॉर फंक्शन ही तक है, तो उसको क्या बोला है? लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल की बात करते हैं, जिसको हमने पहले ही ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं, सपोज उसके फंक्शन के बाहर, और उसको ग्लोबली पूरे कहीं पर भी सारे प्रोग्राम में हम उसको क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल्स हो जाता है। सपोज वी राइट हियर, जैसे हमने एस इंक्लूड आरस्ट्रीम डॉट एस फर्स्ट लाइन लिखा, इंटीजर ए को हमने वैल्यू असाइन कर दिया, इसको ग्लोबली कर दिया, मतलब बाहर है, फंक्शन के बाहर है। अब हम सपोज फंक्शन के अंदर भी यूज़ करना चाहेंगे तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते तो एज लोकल वेरिएबल कहलाता है। जैसे हमने वी को यहाँ पे लोकली यूज किया है फंक्शन के विद इन बॉडी। अब इस बी का स्कोप ओनली इस फंक्शन के अंदर ही है, बाहर नहीं है, प्रोग्राम के बाहर नहीं है, इस फंक्शन के बाहर नहीं है। अगर हम बाहर की बात करेंगे तो ए का स्कोप क्या है? फंक्शन के कहीं पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। सिर्फ इस ए बी को तो ओनली वॉइड मेन के अंदर ही लोग बाग जानेंगे, बट ए को इस पूरे प्रोग्राम में लोग बाग या फिर कहीं पे भी सारी चीज़ सब लोग जानेंगे और इसका यूटिलाइज हो जाएगा, ओके। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट उस पर जाते हैं, कॉन्सेप्ट है पासिंग वैल्यू टू फंक्शन। फंक्शन में हम वैल्यू कैसे पास करते हैं? तो सब दो तरीके से करते हैं, एक पास बाई वैल्यू होता है, एक पास बाई रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस पास करेंगे और वैल्यू पास करेंगे। देखो कैसे पास करते हैं हम लोग। सपोज हमने एक वॉइड सैम्पल के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें इंटीजर ए और बी जो उसके पैरामीटर्स ले लिए उसके अंदर। अब हमने ए को ए प्लस 100 किया, बी को बी प्लस 100 किया और आउटपुट में ए और बी कर दिया। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम फंक्शन है। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगा और उस फंक्शन में जैसे दो पैरामीटर्स हैं तो दो पैरामीटर हमें यूज़ करने ही पड़ेंगे। अब सपोज मैंने वॉइड मैन में गया, मैं वॉइड मैन में मैंने ए को 50 और बी को 40 वैल्यू असाइन कर दी और सी आउट में ए बी दोनों को क्या है आउटपुट ले लिया। तो इसका क्या आया 50 आया और 40 आया, दोनों का आउटपुट क्या है 50 और 40। अब हमने फंक्शन को कॉल किया, सैम्पल जो नाम से जो फंक्शन बनाया था उसमें दो आर्गुमेंट पास की ए और बी। अब इसकी वैल्यू चेंज होकर आएगी वाई इसकी वैल्यू चेंज क्यों होकर आएगी? क्योंकि ए और बी की पहले से वैल्यू कितनी है 50 और 40। अब 50 वैल्यू लेके ये जाएगा और 50 प्लस 100 हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, और ऐसे ही 200 लेके जाएगा उसमें 40 ऐड हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो ओके, तो ये क्या है हमने ये फंक्शन को कॉल कराया और इसको वैल्यू प्रोवाइड कराया, तो ये सारी चीज़ वैल्यू। अब नाउ वी मूव सी आउट, हमने अगेन इसी चीज़ को सी आउट किया जिसमें ए और बी को फिर से प्रिंट करवाना है। तो ए और बी को फिर से प्रिंट करवाना है तो हमारा ए का वैल्यू क्या है 50 और बी का वैल्यू क्या है 40।
तो अगेन वही पुरानी वैल्यू फिर से आने लगी। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कराया और उसका वर्किंग कर लिया। फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग को हम नेक्स्ट कुछ थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। नाउ वी मूव, हम इस वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट इसको अगले वीडियो में आगे का कंटेंट पढ़ेंगे। ओके।